प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार किए साझा। प्रधानमंत्री ने संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर दिया जोर, कहा इसमें जन भागीदारी की है अहम भूमिका। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का किया जिक्र, कहा देश में ई संजीवनी ऐप और यूपीआई जैसी नई पहलों ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाया। पीएम ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति से दुनिया के तमाम देश हुए हैं आकर्षित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज से हैदराबाद में दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर की हुई शुरुआत। देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों की समीक्षा है चिंतन शिविर का उद्देश्य। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई। इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनावों को लेकर बैठक में होगा चिंतन मंथन। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी। सुदूर इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी। दोनों राज्यों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज केप टाउन में खेला जाएगा आईसीसी महिला T20 विश्व कप का फाइनल। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा यह मैच। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा उन्होंने किए और कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया गया। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम संस्कृति के संरक्षण और जन भागीदारी में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में इस बार कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर बहुत जोर दिया। उन्होंने इस संबंध में मन की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम संस्कृति के संरक्षण और जन भागीदारी में अहम भूमिका निभा रहा है। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है, देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आप में से हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है, कला साधक है। आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविधता और संस्कृति के लिए आपके हृदय में कितना प्रेम है। साथियों, आज इस मौके पर मुझे लता मंगेशकर जी, लता दीदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी उस दिन लता दीदी ने ट्वीट करके देशवासियों से आग्रह किया था कि वे इस स्पर्धा में जरूर जुड़े। प्रधानमंत्री ने लोरी और देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिताओं के विजेताओं की प्रस्तुतियों की झलक भी सुनवाई। मलगु कंद मलगु कूसे मलगु नन्न जान मरिये ಹಗಲು ಕಳೆದು ಈರುಳು ನೆರೆದು ನಿದಿರದೇವೆ ಬರುವಳಯ್ಯ ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಿಂದ ಕನಸ ಕೊಯ್ದು ತರುವಳಯ್ಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ ಜೋ 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 రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా
భారత స్వాతంత్ర సమరపు అంకురానివి నీవురా, అంకుశానివి నీవురా, అంకుశానివి నీవురా. తెల్లదొరల నీతి లేని నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు, రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా. प्रधानमंत्री ने रंगोली प्रतियोगिता के विजेता प्रविष्टियों में दिखाए गए स्वतंत्रता संग्राम के दृश्यों, शहीद भगत सिंह जी और जलियांवाला बाग की घटनाओं के सुंदर चित्रण का जिक्र किया। उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों का जिक्र करते हुए देश की संस्कृति के संरक्षण में इन युवा कलाकारों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने युवा कलाकार जॉयदीप मुखर्जी द्वारा वाद्य यंत्र सुर सिंगार के पुनरुद्धार का जिक्र किया और उसकी धुन भी दर्शकों को सुनवाई। देश की कला और संस्कृति के संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया और कहा कि भारत की अद्भुत और अनूठी संस्कृति को जीवंत रखना और उसे दुनिया तक पहुंचाना जन जन का कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज हैदराबाद में आयोजित दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। 2 दिवसीय इस चिंतन शिविर में उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के डोमेन विशेषज्ञों के साथ साथ प्रतिष्ठित वक्ता भाग ले रहे हैं। चिंतन शिविर का उद्देश्य देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। चिंतन शिविर में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घरेलू और निर्यात बाजारों में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता में विश्वास, भारतीय फार्माकोपिया और इसके मानकों का पालन और राष्ट्रीय नियामकों की क्षमता निर्माण शामिल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। साथियों, एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है। भाजपा सरकार ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में विकास को प्राथमिकता दे रही है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राथमिकता दे रही है, उससे हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, नया डिफेंस कॉरिडोर की व्यवस्था, नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आधुनिक होते वाटरवेज, यूपी का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के कोने कोने में अनेक नए रोजगार ला रहा है। और प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में विकास की बढ़ती गति की जमकर सराहना की। पीएम ने कहा कि सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली मुद्रा योजना ने यूपी के लाखों युवाओं के सपनों को नए पंख दिए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने हर जिले में रोजगार के नए अवसर बनाए हैं। इससे युवाओं को अपने हुनर को बड़े बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिली है। यूपी में लाखों रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, जो भारत में लघु उद्योगों का सबसे बड़ा बेस है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में उत्तर प्रदेश लीडर की भूमिका निभा रहा है। और अब आइए देखते हैं मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। और मेघालय में कल होने वाले मतदान के लिए मतदान कर्मी पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। कुछ मतदान कर्मी पहली बार मतदान कराने जा रहे हैं और ऐसे में सभी मतदान कर्मी बेहद उत्साहित हैं। उनकी तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तुरा में वेस्ट कारो हिल्स में हम मौजूद हैं, जहां पर मतदान कर्मियों को इस वक्त रवाना किया जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, रिमोट एरियाज में हैं, बहुत कठिन इलाके हैं। वहां पर कल ही मतदान कर्मियों को भेज दिया गया था। तैयारियों के तहत इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा इन्हें बताया गया है कि किस तरह से ऐसे इलाकों में मतदान को सुलभ बनाना है, सुरक्षित बनाना है। सुरक्षा के लिए 119 सीएपीएफ की कंपनियां लगाई गई हैं। इसके अलावा अन्य इंतजाम भी किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो पूरे मेघालय में 3482 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा फॉर्म डी के तहत जो मतदान है वो पहले ही किया जा चुका है। जो 80 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग हैं उनके लिए, या फिर जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए, वैसे भी बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही मिशन 300 यहाँ पर अपनाया गया है। इस बार एक नया कदम है। जिन जिलों में या जिन इलाकों में मतदान कम होता है वहां पर 5 मतदान केंद्र जो हैं वो छांटे गए हैं और वहां पर तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे कि वहां पर लोग आएं और मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करें। इसके साथ ही यूथ पर और शहरी इलाकों पर इस बार खासा फोकस रखा गया है। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, तुरा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया पर हमला बोलते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से नहीं बल्कि पेशेवर अपराधियों से की जानी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने शराब के ठेके खोलकर दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को बर्बाद किया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया है दिल्ली में शराब के ठेके खुलवाने के इल्जाम में। रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, चोरी, ये आरोप है मनीष सिसोदिया के ऊपर। और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल इस चोरी और भ्रष्टाचार की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। अपने अपराधों और पापों की तुलना भगत सिंह से करना बंद कर दीजिए। स्वाधीनता संग्राम के सेनानी देश की आजादी के लिए जेल में गए थे और आप चोरी, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, नशे का कारोबार, इन चीजों के दोषी हैं। शराब के कारण दिल्ली के जो लाखों हजारों परिवारों को आपने बर्बाद किया है, इसीलिए आप
जेल में जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे। अपने दौरे में प्रधानमंत्री सबसे पहले शिवमोगा हवाई अड्डे का दौरा करेंगे और निरीक्षण करेंगे और उसके बाद शिवमोगा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बेलगावी में पीएम किसान के तहत लगभग 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री बेलगावी में 2,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और आयुष मंत्रालय कल से असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयुष के लिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित कर रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। आयुष क्षेत्रों और पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भविष्य के सुधारों पर चर्चा करने के लिए यह चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद मंत्रालय और आयुष क्षेत्र दोनों के लिए समग्र रूप से आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करना है। 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, असम सरकार, नीति आयोग, उद्योग जगत, स्टार्टअप, शिक्षा जगत आदि के प्रतिष्ठित वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा होगी। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है। ईरानी अधिकारियों ने बताया है कि नई हाइपरसोनिक मिसाइल 1650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को बेधने में सक्षम है। ईरान का कहना है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। ईरान ने अमेरिका के विरोध के बीच अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का विस्तार किया है। यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है। नवंबर 2022 में भी ईरान ने खुलासा किया था कि उसने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। और अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। तूफान के कारण हजारों घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। परिवहन विभाग ने कई सड़क मार्गों को बंद कर दिया है। बर्फबारी की वजह से कैलिफोर्निया से 1600 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। स्कूलों और कार्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी हिमपात की संभावना जताई है। और दक्षिण अफ्रीका में चल रहे महिला T20 विश्व कप 2023 में अब आखिरी पड़ाव आ गया है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज केप टाउन में खिताबी भिड़ंत होगी। ये मैच केप टाउन में रविवार को भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 6:30 बजे शुरू होगा। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे महिला T20 विश्व कप 2023 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। ये मैच केप टाउन में रविवार को भारतीय समय अनुसार 6:30 पर शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इस मैच में जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अपने छठे खिताब की तलाश में मैदान में उतरेगी, तो वहीं पहली बार T20 फाइनल मुकाबला खेल रही दक्षिण अफ्रीका की नजर पहली बार खिताब अपने नाम करने पर होगी। बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो 5 बार महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार भी खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। इस समय शानदार फॉर्म में चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज के अपने सभी मैच जीते और ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को हराकर टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया के पास एलिसा पेरी, बेन मुनी और मैग लैनिंग जैसे प्लेयर हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। वहीं इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका का सफर रोमांचक रहा है। दक्षिण अफ्रीका को श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले में ही हार का सामना करना पड़ा था। पहले मैच में मिली हार के बाद टीम ने शानदार वापसी करते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंची। फिर रोमांचक सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया।
रविवार को खेले जाने वाला फाइनल मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 विश्व कप खिताब की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकी टीम की कोशिश पहला T20 विश्व कप का ताज हासिल करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। ALS यानी एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग है। ALS रोग में मांसपेशियों पर असर होने लगता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ALS रोग के लक्षण क्या हैं और इस रोग का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी ALS तंत्रिकाओं का एक रोग है जो मुख्य रूप से ब्रेन स्टेम, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। ये मोटर न्यूरॉन डिजीज कहे जाने वाले बड़े रोग समूह के अंदर आने वाला एक छोटा समूह है। ALS ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के ब्रेन के सेल और जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके सेल कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। इस कमजोरी के कारण मरीज को बात करने में दिक्कत आती है, जबान लड़खड़ानी शुरू हो सकती है, जो खाना निगलने में, खास करके पानी निगलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। हमारे श्वास की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। हाथ पैर वीक हो जाते हैं, जिसके कारण चीजें पकड़ना, हाथ से चीजें छूट जाती हैं, चलने में दिक्कत आती है। ये सब जो है ALS के लक्षण है। और इसमें बहुत जरूरी है कि हम याद रखें कि महसूस करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हम एक आवाज सुनने में, देखने में, पढ़ने में, बात समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। आवश्यक है कि ALS के लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए, रोग की जल्द पहचान हो और जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जा सके। इस वक्त दुनिया में 3 दवाइयां हैं जो कि हिंदुस्तान में मिलती हैं और इन दवाइयों के साथ मरीज के बीमारी को बढ़ने की रफ्तार को कम किया जा सकता है। साथ में अगर मरीज की बीमारी दवाई खाने के बावजूद अगर बढ़ती जाए तो उनमें आने वाले जो दिक्कतें हैं उनका भी सामना करने के लिए कई उपलब्धियां हैं। जैसे अगर सांस में दिक्कत आए तो NIV वेंटिलेशन है, जिसके साथ में मरीज को सांस में सहारा दिया जा सकता है। अगर खाना निगलने में दिक्कत हो तो सबसे पहले खाने को और गाढ़ा बनाया जा सकता है, जिससे वो खाना निगल पाए। यदि उनको वजन कम हो रहा है तो पेट में पाइप भी डाल सकते हैं, जिसको हम पेग ट्यूब इंसर्शन कहते हैं। और अगर उनको वार्तालाप करने में दिक्कत आती है, मुश्किल आती है, तो उसके लिए भी कई टेक्निक हैं जिसके साथ में हम उनका मदद कर सकते हैं। ALS रोग को पूर्ण रूप से ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन सही इलाज से इसके लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और SS राजामौली की फिल्म RRR देश विदेश में अपना जादू बिखेर चुकी है। हर कोई फिल्म के नाटू नाटू गाने पर थिरकता हुआ नजर आ रहा है। इसी तर्ज पर भारत स्थित कोरियाई दूतावास में भी नाटू नाटू का जादू चला। कोरियाई राजदूत चांग जे बोक अपने कर्मचारियों के साथ गाने पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस प्रयास की सराहना की है। तो आपको छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ, आप इनका आनंद लीजिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। నాటు నాటు